स्वागत है आपका इस नए विश्लेषण में। तो आज हम बात करने वाले हैं चेंग जिए ग्रुप की। आप सभी जानते हैं कि ये कितना बड़ा कॉर्पोरेट नाम है, राइट? लेकिन बाहर से जितनी शानदार ये कंपनी दिखती है, अंदर उतना ही गहरा और दिलचस्प टकराव चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, बल्कि पावर, एथिक्स और परिवार के बीच चलने वाले संघर्ष का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सीधी साधी सी लड़की का नैतिक उत्थान पूरे के पूरे कॉर्पोरेट साम्राज्य की नींव हिला देता है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं कि सीआई का एक बेहद कठोर या यूं कहें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मंत्रा है, बिजनेस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट्स, यानी व्यापार सिर्फ और सिर्फ फायदों के बारे में होता है। यहाँ इमोशंस के लिए, भावनाओं के लिए सच में कोई जगह नहीं है बॉस। सिर्फ नतीजे और मुनाफा ही सब कुछ है। कि सीआई के लिए चाहे सामने एक मुसीबत में फंसा हुआ राइवल ज़्यू जॉन ही क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स ही सबसे ऊपर हैं। ये एक ऐसी कॉर्पोरेट कल्चर को दर्शाता है जो पूरी तरह से मुनाफाखोरी और एक्सट्रीम एफिशिएंसी पर टिकी है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस तरह के प्योर प्रॉफिट ड्रिवन साम्राज्य में अचानक से एक कॉन्शियंस यानी नैतिकता जागृत हो जाए। एक ऐसा बिजनेस जो बरसों से सिर्फ और सिर्फ बॉटम लाइन और प्रॉफिट मार्जिन्स के सहारे चल रहा हो, वहां अचानक इंसानियत और एम्पैथी को जगह मिलने लगे तो क्या होगा? ये सवाल हमारी आज की डिस्कशन का सबसे मेन पॉइंट है, और इस सवाल का जवाब हमें इस कहानी के सबसे बड़े पावर शिफ्ट की तरफ ले जाता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। पहले फेज में जहां इस कॉर्पोरेट मशीन में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब परिवार की सबसे एक्सपीरियंस्ड सदस्य यानी ग्रैंडमा कोमा से बाहर आती हैं। उनका एक बड़ा ही साफ मानना है कि एक शादी में हस्बैंड और वाइफ दोनों का गोल एक होना चाहिए। और आपको याद होगा, कोमा में होते हुए भी उन्हें सब सुनाई दे रहा था। उन्हें अच्छे से एहसास हो गया था कि ज्याशी और उसकी पत्नी चेन जैक्सन के बीच कोई इक्वालिटी नहीं है। ज्याशी हर फैसला खुद ले रहा है और जैक्सन बिल्कुल दबकर रह गई है। ग्रैंडमा का ये जागना और इस सच्चाई को जानना ही इस पूरे पावर शिफ्ट का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि जैक्सन, जो अब तक टोटली बैकग्राउंड में थी, अचानक स्पेशल असिस्टेंट टू द चेयरपर्सन बन जाती है। ग्रैंडमा ने उसे एक ताकतवर बिजनेस सहयोगी के रूप में आगे बढ़ाने का बड़ा स्टेप लिया। ये ना कोई छोटा मोटा प्रमोशन बिल्कुल नहीं था। ये कंपनी के अंदर अचानक आई एक सुनामी थी जिसने सीधे तौर पर सियाओई के डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया। अगर हम इस पूरे सीक्वेंस को ध्यान से समझें तो ग्रैंडमा की स्ट्रैटेजी बहुत ही कैलकुलेटेड थी। पहले वो जागती हैं, फिर एक्साई के कंट्रोल और जैक्सन की दबी हुई स्टेट को ऑब्जर्व करती हैं। इसके बाद वो अपने वकील मिस्टर शेन को बुलाकर अपनी विल यानी वसीयत ही बदल देती हैं। बेसिकली उन्होंने ये इंश्योर किया कि अगर एक्साई कभी जैक्सन के साथ कुछ गलत करे तो सारी पावर जैक्सन के पास चली जाए, और आखिर में जैक्सन को अपना स्पेशल असिस्टेंट बना देती हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था ताकि एक्साई को जैक्सन के विचारों का सम्मान करने पर मजबूर किया जा सके। और इस नई पोजीशन की पावर तो देखिए, अब कंपनी के किसी भी फैसले में जैक्सन की मंजूरी जरूरी है। सारे सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट्स उसी के टेबल से होकर गुजरेंगे। एक तरह से उसके पास जनरल मैनेजर यानी खुद शाई से भी ज्यादा अथॉरिटी आ गई। वो किसी भी प्रस्ताव को डायरेक्टली वेटो कर सकती है, यानी उसे वहीं रोक सकती है। सोचिए, एक बिल्कुल आउटसाइडर जिसे बिजनेस की टर्म्स तक नहीं पता, उसे अचानक एक एक्सपीरियंस्ड जनरल मैनेजर के ऊपर बिठा दिया गया है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब जब ताकत इस तरह शिफ्ट हो गई तो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच टकराव होना तो तय ही था। यहाँ हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ है जियाजिन की फिलॉसफी जो पूरी तरह ह्यूमन सेंट्रिक है। उसका फोकस एम्प्लॉय वेलफेयर, नैतिक पार्टनरशिप्स और बस इंसानियत पर है। और दूसरी तरफ है शीआई की अप्रोच, पूरी तरह रिजल्ट सेंट्रिक। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स, एफिशिएंसी और मुनाफा ही सब कुछ है। और सच कहूं तो स्ट्रिक्टली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी एक को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। एक बिजनेस चलाने के लिए दोनों के अपने ठोस लॉजिक हैं। ये क्लासिक क्लैश है। ग्राउंड लेवल पर इसका असर कैसा दिखा? जैक्सन ने आते ही एक्शन लेना शुरू किया। उसने सुका लॉजिस्टिक्स के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि उन पर मल्टीपल लॉसूट्स थे और वो अपने एम्प्लॉयज का शोषण करते थे।
फिर उसने तुरंत एक मीटिंग रूम को मदर एंड बेबी रूम में बदल दिया ताकि महिलाओं को आराम मिल सके। कॉफी मशीन्स अपग्रेड करवाई। ये लगने में छोटे पर बहुत इम्पैक्टफुल बदलाव थे जो कंपनी के पूरे कल्चर को इंसानियत की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन हाँ, जैक्सन के लिए ये सफर इतना आसान बिल्कुल नहीं था। कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा कॉमन टर्म है CS यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और शुरू में तो जैक्सन को लगा कि ये शायद किसी शूटिंग गेम का नाम है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने लगातार मेहनत की और इन नए टर्म्स और ऑपरेशंस को पूरी लगन से सीखा ताकि वो अपनी एम्पैथी और इस कॉर्पोरेट रियलिटी के बीच का गैप भर सके। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस सब पर ज़ाई का रिएक्शन कैसा रहा होगा। वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था। उसका बड़ा साफ कहना था कि भाई ये एक वर्क प्लेस है, कोई कॉफ़ी हाउस या मदर एंड बेबी रूम नहीं। ज़ाई का आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बहुत प्रैग्मेटिक था कि एक बिजनेस को प्रॉफिट मार्जिन्स और कोर फंक्शंस पर ही फोकस करना चाहिए। अगर सस्ती कंपनी को निकालकर महंगी कंपनी लाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो गिरेगा ही ना। उसके हिसाब से सिर्फ अच्छे इरादों से कंपनी नहीं चलती। इन सब बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच कहानी अचानक एक नया और बहुत टेंस मोड़ लेती है। होता यह है कि अचानक कंपनी का इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम एक मैसिव डेटा ब्रीच को फ्लैग करता है। किसी अनजान शख्स ने बिना इजाजत के कंपनी के सबसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए और इस एक चीज ने पूरे मैनेजमेंट में खलबली मचा दी कि आखिर ये फॉर्मूलाज डाउनलोड किसने किए। और देखिए, लीक हुई जानकारी कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसमें प्रोडक्ट्स के सारे इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट फॉर्मूलाज और कंपनी के तमाम सप्लायर्स की कंप्लीट लिस्ट शामिल थी। बेसिकली चेंगजी ग्रुप के हेरिटेज ब्रांड का पूरा फाउंडेशन रिस्क में आ गया था। अगर ये डेटा कॉम्पिटिटर्स के हाथ लग गया तो समझिए ब्रांड का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके बाद एक बहुत ही सस्पेंसफुल डिजिटल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पहले सिस्टम उस अनऑथराइज्ड डाउनलोड को पकड़ता है, फिर IP एड्रेस ट्रैक होता है जो उन्हें सीधे हुआनियो आइलैंड की फैक्ट्री तक ले जाता है। पर सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि उस लॉगिन के लिए किसी और का नहीं बल्कि खुद ग्रैंडमा के पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया था। और ठीक उसी वक्त वहां ज़ीगुई के भाई जेंग रेन की मौजूदगी इस जांच को एक पूरी तरह से नया मोड़ दे देती है। तो अब सारा का सारा शक किस पर घूम गया? वांग ज़ेंगरेन पर। यहाँ आकर ना चीजें सिर्फ एक कंपनी के डेटा चोरी तक सीमित नहीं रह जाती हैं। ये अब सीधे सीधे परिवार के विश्वास, लॉयल्टी और बिजनेस में धोखे का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अब इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। दोनों पक्ष यहाँ बेहद मजबूत दिखते हैं। एक तरफ ठोस सबूत है। जेंगरेन को अपने राइवल जो जॉन से चुपके से मिलते हुए देखा गया और उसने एक मिस्टीरियस लिफाफा भी रिसीव किया। लेकिन दूसरी तरफ उसका डिफेंस देखिए। वो रो रहा है, जोर देकर कह रहा है कि मैंने ग्रैंडमा और कंपनी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। एक तरफ सॉलिड एविडेंस साफ धोखा दिखा रहे हैं और दूसरे तरफ उसका बिहेवियर सच्चाई की गुहार लगा रहा है। फैसला करना सच में बहुत मुश्किल है। और यही हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है। जेंगरेन से पूछा गया एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या तुमने कभी कंपनी का साथ देने के बारे में सोचा है? यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ उस मोमेंट का नहीं था, ये उस पूरे चेंगजे ग्रुप के हर सदस्य के आगे रखा गया एक आईना है कि आप यहाँ सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं या सच में एक ऐसी लेगेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नैतिकता और वफादारी दोनों का बराबर हिस्सा हो। तो आखिर में इस पर सोचिए, क्या एक फैमिली रन कॉर्पोरेट एम्पायर सच में सर्वाइव कर पाएगा जब नैतिक, ईमानदारी और प्रॉफिट मार्जिन्स के बीच ऐसी ओपन जंग छिड़ जाए? एक तरफ जैक्सन की प्योर इंसानियत है और दूसरी तरफ एक्सी की कोल्ड हार्ड एफिशिएंसी। क्या इन दोनों के बीच कभी कोई बैलेंस बन पाएगा या ये टकराव इस परिवार और कंपनी दोनों को पूरी तरह बिखेर देगा? ये एक ऐसा टेंशन है जो आगे आने वाले ड्रामा को देखने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी को कंप्लीटली बढ़ा देता है।